नमस्कार साथियों, मैं अनिल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार क्लास आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप पढ़े हैं तो भी एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीसीएस एग्जाम तक की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान में फिगर के माध्यम से मैं आपको ये पूरी क्लास समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें सभ्यताओं का अध्ययन करना पड़ता है, सभ्यताओं का अध्ययन करना पड़ता है। अब इन सभ्यताओं में है क्या, तो इन सभ्यताओं में जनरली उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, क्या क्या उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इस आधार पर हम सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। तो कितनी सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, तो दो सभ्यताएं मुख्यतः हम आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। तो जो इसमें से मुख्य सभ्यता है वह कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। जनरली सिंधु नदी के इर्द गिर्द ये सभ्यता खोजी गई है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और जो दूसरी है वह वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जो दूसरी है इसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। अच्छा, वैदिक जो सभ्यता है वह आद्य ऐतिहासिक के अंतिम चरणों में ये होती है और ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक चरणों में ही वैदिक सभ्यता आ जाती है। अच्छा, इनका टाइम पीरियड कितना है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का टाइम पीरियड है वह 2500 बीसी मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1750 बीसी तक ये लगभग मानी जाती है। ये किस विधि से मापी जाती है, कार्बन डेटिंग अर्थात C14 के माध्यम से यह पता लगाया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। वहीं पर जो वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता प्यारे साथियों ये 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के और लगभग 600 बीसी तक ये वैदिक सभ्यता रहती है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण कहां से मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमाण मिलता है ये खुदाई के माध्यम से इसका साक्ष्य मिलता है, खुदाई के माध्यम से इसका साक्ष्य मिलता है। जनरली ये पहली बार कुछ लोगों को, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कुछ लोगों को, कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्हें कुछ पक्की ईंटें दिखाई दी कुछ खुदाई करते समय में, जैसे रेलवे बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर के बीच में, तो वहीं पे पता चला कि कुछ पक्की ईंटें मिल रही हैं। अच्छा, ये ईंटें पक्की ईंटें हैं और काफी पुरानी लग रही हैं, तो ये हुआ कि अर्थात इसका मतलब यहाँ पे पहले लोग थे और वो लोग में यहाँ पर ऐसा अलग अलग विद्वान बोलते हैं कि कुछ कहते हैं कि मलेरिया बीमारी की वजह से ये सब लोग की मृत्यु हो गई, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते थे तो सिंधु नदी की बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण ही भयंकर बाढ़ आई और उसी बाढ़ में सभी लोग दब करके मर गए और आज वो मलबे में दबे हैं और वो बहुत हजारों साल पुरानी ये घटनाएं हैं। तो अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य कहां से मिलता है, खुदाई से मिलता है। और वैदिक सभ्यता का जो साक्ष्य मिलता है ये कहां से मिलता है, तो जनरली वेदों से मिलता है। इनमें कुछ इसका अध्ययन या लगभग इसका अध्ययन हो जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का ये लोग क्या लिख करके गए हैं ये कोई नहीं समझ पाया है। भाव चित्रात्मक लिखे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का प्रयोग करें। स्पेशली आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जनरली खुदाई वगैरह हुई है, यहाँ पर ये लोग पता नहीं क्या लिख करके गए हैं, इसे भाव चित्रात्मक भाषा बोलते हैं, भाव चित्रात्मक बोलते हैं, भाव चित्रात्मक इसे कहा जाता है, चित्रात्मक कहते हैं। इनकी भाषा कैसी थी, भाव चित्रात्मक भाषा थी। पता नहीं क्या लिख करके गए हैं, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो लगभग खुदाई के आधार पर जो वस्तुएं मिल रही हैं उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग ऐसे रहा करते थे। कहीं पे विशाल अन्नागार मिल रहा है, कहीं पर विशाल स्नानागार मिल रहा है, कहीं स्वास्तिक चिन्ह का चिन्ह मिल जा रहा है, कहीं मातृ देवी मिल जा रहा है, कहीं पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिल जा रहा है। तो जनरली केवल साक्ष्य के आधार पर इतिहासकार इसे अच्छे से डिजाइन किए हैं। ठीक है। ऐसे आज भी अगर देख रहे होगे तो आज भी हम लोग भी भाव चित्रात्मक की ओर ही बढ़ रहे हैं। जल्दी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में आप लोग देखते होंगे इमोजी भेजते हैं,
कोई सैड वाली इमोजी भेज रहा है, तो कोई हर्ट वाली इमोजी भेज रहा है, कोई हंसने वाला इमोजी भेज रहा है। तो ये इमोजी ही इस तरह से ये लोग प्रयोग करते थे, जो कि कैसी थी, भाव चित्रात्मक भाषा कही जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ये स्नानागार मिला है। पूरी चीजें हम A to Z आपको पढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि खुदाई इस तरह से शुरू हुई। खुदाई में बहुत ही शानदार तरीके से लोग खुदाई करते हैं, और खुदाई करते करते जल्दी प्यारे साथियों ये सब चीजें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जो कि हम लोग इसे बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक आपको दिखाते हैं ताकि इंटरेस्ट आपके अंदर आए। जल्दी ये सब ना बोरिंग टॉपिक हो जाती है, बच्चों को ये बहुत ही बोर करने लगती है टॉपिक। आप देखोगे बहुत अच्छे से खुदाई होने के बाद कुछ इस तरह से ये पूरा मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से खुदाई की गई। तो अर्थात हम ये समझ पा रहे हैं, ये सब बताने का रीजन है कि आप समझे कि हम लोग पढ़ने क्या चल रहे हैं। हम लोग जनरली पहले से दबी, पूर्व में दबी एक ऐसे स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं कि जहां पर अब वर्तमान में उसे खोदा जा रहा है, और खोदने पर वहां से कुछ चीजें साक्ष्य मिल रही हैं। तो उसी को ही हम जो अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बनना शुरू हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कितनी पुरानी है। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। ये पता कैसे लगाया गया है, तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है उस हिसाब से पता लगाया गया कि ये इतनी पुरानी है, क्योंकि यहाँ पर जो खुदाई में साक्ष्य मिले हैं वो लगभग बता रहे हैं कि 7500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या चल रहे हैं। इसके बाद में अच्छा, इसकी डिफिनीशन भी होती है कि ऐसा ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका लिखित साक्ष्य वैसे है, मतलब ये लिखित साक्ष्य इसका क्या है लेकिन उसे सही से पढ़ा नहीं गया है, ये पता नहीं क्या लिख करके गए हैं। वैदिक सभ्यता जो है वो अंतिम चरणों में आती है, तो वो लिखी गई है, ठीक है, और उसे पढ़ा भी गया है। अब आदि ऐतिहासिक काल में मानव की सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। सभ्यता का यहाँ पर हम मतलब है कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन के बारे में अध्ययन होता है। सिंपल भाषा, रहन सहन। इसमें मुख्य रूप से क्या आती है, सिंधु घाटी सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता अंतिम चरणों में होती है, जो कि ये ज्यादातर पढ़ी गई है। कुछ इसमें भी क्या है कि इतनी वैदिक संस्कृति कठिन होती है, इसको भी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है कुछ चीजों को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर ये देखने को मिली है और इसका आकार कैसा है। तो जनरली देख पा रहे होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है कुछ इस प्रकार से फैली हुई एक सभ्यता है, कुछ इस प्रकार से फैली हुई एक सभ्यता है। और लगभग ये किस प्रकार का शेप बना रही है, ये ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का एक लगभग त्रिभुजाकार आकृति बना रही है, त्रिभुजाकार आकृति बना रही है। और ये कहां पर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपका नीचे पंजाब है, पंजाब के नीचे जो है राजस्थान है, मुख्य रूप से राजस्थान। राजस्थान के बाद में गुजरात, गुजरात में सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, गुजरात में सबसे अधिक। यहाँ पर यूपी का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आ जाता है, और कुछ जो क्षेत्र है वह कहाँ पर है प्यारे साथियों, पाकिस्तान में है, और कुछ जो क्षेत्र है वह कहाँ पर है, अफगानिस्तान में इसका फैलाव है, ठीक है। तो मतलब देख रहे होंगे कि दो अन्य देश हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। जबकि यहाँ पर अपने देशों में राज्य की बात करें तो मुख्यतः जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कुछ जो है वह यूपी में भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से एक, इसलिए सिंधु घाटी बोला गया, यहाँ से एक मुख्य जो रिवर बह रही है इसका नाम क्या है, सिंधु घाटी। सिंधु है, इसे क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं, जो कि दमचौक से ये प्रवेश करती है पाकिस्तान में। और इसी का हम लोग अध्ययन जब करते हैं सिंधु नदी का, तो इसी के अगल बगल जो नगर बसे हुए थे उसे ही हम सिंधु घाटी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, इस तरह से खुदाई में पूरा साक्ष्य मिला है। अब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका अन्य नाम क्या क्या है ये भी पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य जो नाम है वह कौन कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता है। कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला जो नगर है वो खोजा गया नगर है, उसका नाम हड़प्पा है। ये कहां पर मिला है, पाकिस्तान में। तो जब पहला नगर खोजा गया तो जनरली लोगों को ये
पता चला कि हो गया, हड़प्पा मिल गया, हड़प्पा ही एक सभ्यता यहाँ पे थी, हड़प्पा में ही। तो अब ये हुआ कि फिर कुछ समय बाद पता चला वो वहां पे भी मिल गया, तो उसका नाम पहले पड़ गया हड़प्पा की, क्योंकि हड़प्पा में मिला, हड़प्पा सभ्यता बोला गया, बाद में सब जगह मिलता गया। तो इसका एक नाम और है, पहले स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसका हड़प्पा सभ्यता के बाद इसका दूसरा नाम क्या है, इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वह लगभग जो आज वर्तमान में शहर में लोग ऐसी फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, उस तरह पहले आप सोचिए, आज से लगभग 1700-2500 उधर, और अब यह 2000 ये चल रहा है, लगभग 5000 मोटा मोटा अगर माने 5000 वर्ष पूर्व में आप देख पा रहे कि नालियां ढकी हुई थी। नालियां कैसी थी, ढकी हुई थी, ग्रिड पद्धति से लोग रहते थे, मतलब बहुत ही शानदार तरीके से एक ऐसे चौराहा था यहाँ पर, और चौराहे के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घर थे, इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ इन लोगों का घर है। और घर के साथ साथ में बगल से ये लोग नाली दिए हैं रोड के बगल से, और नाली जो है ढकी हुई है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अगल बगल में जो शहर में रह रहे होंगे, बड़े महानगरों में नहीं, तो आज भी देखोगे तो नालियां ढकी उकी नहीं है। तो आज जिनको आप शहर कह रहे हो, तो वैसे तो इनकी नालियां ढकी थी, बहुत ही शानदार ग्रिड पद्धति से इस तरह से मकान बनाए हैं, और दरवाजा पीछे से इनका खुलता था, पीछे तरफ, ताकि बच्चे जो रोड पर भागते हुए ना आए। मतलब इनका जो रहन सहन था वह शहरी, जैसे आज लोग शहर के लोग रह रहे हैं वैसे इनका रहन सहन था। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नगरीय सभ्यता बोला जाता है। इसे पहली जो है वह नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। प्रश्न यहां से बनता है, ध्यान रखिएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कांसे का प्रयोग करना सीख लिया था। तो इस सभ्यता में जैसे कांसे की नर्तकी मिली है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कांसे की एक नचुनिया मिली है जिसे हम नर्तकी बोलते हैं। तो कांसे की ये किसकी बनी हुई है, कांसे कांसा धातु की बनी है। जो कांसा होता है वह किसका बनना होता है, तो जनरली जो कांसा है, कांसा ये किसका बना होता है प्यारे साथियों, तो तांबा और प्लस टीन से मिलकर के बना होता है। तो ये लोग मिश्र धातु का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहली मिश्र धातु कौन सी है जो खोजी गई है, वह कांसा है। और पहली धातु बोलेगा तो पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, तो ताम्र पाषाण काल में जनरली तांबे की खोज हो चुकी है, और यहाँ पर कांसे की खोज हो जाती है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए, अच्छा ये भी समझ में आ गया, कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जनरली जो सरस्वती अब लुप्त हो गई हैं, तो मुख्य जो कुछ और शहर मिले हैं वो सरस्वती नदी के भी इर्द गिर्द मिले हैं, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो देखिएगा इसके जो समकालीन सभ्यताएं हैं वह कौन कौन सी हैं। तो इसकी समकालीन सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो यह नील नदी के, यह नील नदी के तट पर जनरली यह सभ्यता विकसित हुई है। अच्छा, जो डाउट होगा कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, नील नदी ही क्यों, नदी ही क्यों हो रही है हर सभ्यता के बगल में। तो आज भी भगवान, अगर आप नदी के बगल में नहीं रहोगे तो फिर पानी कहाँ से पियोगे आप, तो पानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज भी जितने भी बड़े शहर हैं उनके अगल बगल से नदी, रिवर जरूर कोई न कोई बड़ी गई होती है। तो नील नदी के बगल में है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये किस नदी के तट पर है, तो ये जनरली जो है वह दजला और फरात, दजला और फरात जो नदी है, फरात, इस नदी के तट पर यह विकसित हुई है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरी जो सभ्यता है वह कौन सी है, तो ये चीनी सभ्यता है। कौन सी, चीनी सभ्यता है। ये किस नदी के तट पर, तो ये जनरली होंगहो नदी के तट पर विकसित थी, होंगहो नदी के तट पर यह विकसित थी।
तो 3 इसके समकालीन सभ्यताएं हैं। 4 ऑप्शन में रहता है, बोलता निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इन 3 के अलावा जो भी सभ्यता दिया रहेगा वह नहीं रहेगी। लोकेशन कहां कहां पर है, तो जल्दी अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां पर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह इराक में, जनरली कहां पर ये है, इराक देश है, यहां पर इराक देश में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मिस्र जो है कुछ यहां पर है, तो मिस्र की सभ्यता जो है वह कहां पर है, तो मिस्र एक देश है जिसे इजिप्ट बोला जाता है, वहां पर है। और ऐसे चीन की जो सभ्यता है वह यहां पर थी। तो इस प्रकार से नंबरिंग करें अगर हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो मिस्र की सभ्यता यहां पर है फर्स्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहां पर थी इराक में, और तीसरी चीन की जो सभ्यता है वह कहां पर है, चीन में है। तो इसके समकालीन 3 सभ्यताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो जनरली ये जो क्षेत्रफल है इसका वो कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है, तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है प्यारे साथियों, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। और कितने स्थल खोजे जा चुके हैं अभी तक 2800 इसके स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, 2800 स्थल इसके खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर स्थल की बात करेंगे तो कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, स्थल, तो इसके कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। सर्वाधिक स्थल कहां पर मिले हैं, सर्वाधिक स्थल, तो सर्वाधिक जो स्थल है वह कहां पर मिले हैं, गुजरात में। कहां पर मिले हैं, गुजरात में सर्वाधिक इसके स्थल मिले हैं। अगर हम बात करें आकार कैसा है, तो जो इसका आकार है अभी हमने दिखाया भी, इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। ठीक है, आकार में कैसा है, त्रिभुजाकार, आप देख पा रहे होंगे। समाज कैसा था, तो समाज मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक यहाँ का समाज था, सत्तात्मक समाज था। मतलब यहाँ पे जो है ना महिलाओं को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। जैसे परिचय वगैरह कराना होता था तो परिचय कराने के लिए जल्दी महिला का नाम बताया जाता था। जैसे आज पितृसत्तात्मक समाज है, आज पिता के नाम पर पहचान की जाती है, पहले माता के नाम पर इनकी पहचान की जाती थी। तो सर आप कैसे बता रहे हैं कि माता के नाम पर, कुछ तो प्रमाण हुआ होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी महिलाओं की जो है वह मूर्तियां पाई गई हैं, तो अर्थात ये माना जाता है कि यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा भाव दिया जाता था, महिलाओं की बात ज्यादा सुनी जाती रही होगी, इसीलिए इसे मातृसत्तात्मक समाज कहा गया है। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट है कि इनका पवित्र पशु कौन था, तो इनका जो पवित्र पशु था वह कुबड़ वाला बैल था। कौन था, कुबड़ वाला बैल। अच्छा सर दिखाइए कुबड़ वाला बैल कैसे होता था, तो कुबड़ वाला बैल तो आप भी देखे ही होंगे कुबड़ वाला बैल, और हम आपको दिखा भी देते हैं कि देख लो भाई आप कुबड़ वाला बैल, देखो ये कुबड़ वाला बैल है, दिख रहा होगा आपको कुबड़ वाला बैल। अब ये कुबड़ वाला बैल ऊपर कुछ लिखने का भी ये लोग प्रयास किए हैं, क्या लिखे हैं कुछ आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान दावा करते हैं पढ़ने का, बट इतिहासकार उनसे सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है एक जो है कुबड़ वाला बैल, ये पवित्र पशु माना जाता था। अच्छा ध्यान रखिएगा कि इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय का नाम कहीं पर नहीं लिया गया है। पवित्र पशु में ध्यान रखिएगा गाय का नाम ये लोग लिए ही नहीं है, कहीं पर गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, कुबड़ वाला बैल मिला है। लिपि कैसी थी, तो लिपि हमने बताया भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी। मतलब आज भी देख रहे होगे आप लोग कि अगर आप लोग देखोगे आजकल मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चों को ये इमोजी भेज दिए, इस इमोजी का मतलब क्या है कि वो बड़ा सैड है। अगर यहीं पर एक इमोजी और हम बना दें, ये इमोजी देखते चलिए आप लोग, अगर ये इमोजी बना दें तो अच्छा एक ये इमोजी बना दें, ये इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे कि ये बड़ा खुश है और ये कैसा है, दुखी है और ये रो रहा है। इमोजी आजकल व्हाट्सएप इंस्टा पे भेजते हैं, उसी प्रकार इनकी भी भाव चित्रात्मक भाषा थी, पता नहीं कैसी भाषा थी, ये कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। अच्छा ये देखना चाहते हो कि सर दिखा दीजिए ताकि हमें हमेशा याद रहे, भूले ना। प्रैक्टिकल देखने से चीजें क्या होती है ना कि जल्दी भूलती नहीं है, तो ये भाव चित्रात्मक इनकी भाषा थी। ठीक है, अच्छा ये भी देख लिया आपने। अब इसके बाद कुछ और आगे बताइए, तो चलिए देखते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अगला है टीला। टीला क्या होता है, जिसे हम दुर्ग कहते हैं। टीला अर्थात यहाँ पर क्या है, दुर्ग है। तो जनरली इन ये कितने टीला बना करके रहते थे, तो ये 2 टीला बना करके रखते थे। 2 टीला, 2 टीला क्या है, तो जनरली 2 टीले का मतलब है कि जैसे एक ये महानगर, एक नगर हो गया, जैसे कोई भी नगर हो गया, उस नगर में जनरली एक पश्चिमी टीला रहता था, एक पश्चिमी टीला, और एक जो है वह पूर्वी टीला रहता था। पश्चिमी टीला थोड़ा सा हाइट मतलब ऊंचाई पे रहता था, और पूर्वी टीला जनरली इधर नीचे की तरफ रहता था, नदी के इर्द गिर्द रहता था। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जनरली उच्च वर्ग रहता रहा होगा, और यहाँ पर जो है वह निम्न वर्ग रहता होगा, निम्न वर्ग रहता होगा। क्यों उच्च वर्ग निम्न वर्ग, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक दीवार अलग से बनाई गई है, मतलब सुरक्षा एक दुर्ग अलग से बनाया गया है, और यहाँ पर कोई सुरक्षा दुर्ग नहीं है। तो आज भी देख रहे होगे सुरक्षा दुर्ग किसके लिए बनाया जाता है, जहां पर भी वीआईपी लोग रहते हैं। ये माना जाता है कि 2 टीले में थे, 2 टीला में जो ये इसका पश्चिमी, ये पश्चिम भाग है, तो पश्चिमी टीला उच्च वर्ग रहता था, और जो पूर्वी टीला था इसमें निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। किंतु एक अपवाद है, धौलावीरा। एक ऐसा शहर मिला है धौलावीरा। धौलावीरा में जनरली 3 टीलों का प्रयोग किया गया है। कितना, 3 टीला, मतलब वहां पर मध्यम वर्ग भी आ गया था। एक उच्च हो गया, एक निम्न हो गया, और बीच में मध्यम वर्ग भी शायद रहा होगा, तभी वहां पर 3 टीला मिले हैं। पूरा ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पूरा लगभग ही बात होगा, अनुमान ही लगाया गया है, कोई आज तक इसे पढ़ा नहीं गया है। साक्ष्य के अनुमान जो है उसी के आधार पर इतिहास को लिखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा गया है। अगला व्यवसाय, हम सेल थोड़ा बदल लेते हैं, आप तब से इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, लगभग हम अपना बैटरी चेंज कर लिए है माइक की। अब अगला जो व्यवसाय है, वो व्यवसाय क्या करते थे, तो जनरली ये जो व्यवसाय थे ये किसका करते थे, व्यवसाय जो है वह कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। कृषि और व्यापार पर ये लोग निर्भर थे। तो अगर व्यवसाय पूछेगा तो कृषि और व्यापार करते थे। इनके देवता कौन थे, तो इनके 2 देवता थे। एक थे पशुपतनाथ थे, एक पशुपति थे जो लगभग शिव जी के अवतार कहे जाते हैं या शिव जी कहे जाते हैं, और जो दूसरे जो थे वह दूसरे नंबर पर मातृ देवी थी। मातृ देवी को जो है वह उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, उर्वरता की देवी। चलिए, इनके गर्भ से, यहाँ पेट से एक वृक्ष निकल रहा है, ये दिखाया गया है, उर्वरता की देवी, मातृ देवी। तो 2 इनके देवी देवता थे, पशुपत और मातृ देवी। प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए
अगला है सिंधु घाटी के ठा बताइए सर खोज किसने किया, ये पहली बार किसने देखा। अब इसका इतिहास देखते हैं। तो सिंधु घाटी की खोज में पहला नाम आता है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन। पहला नाम जो है वो किसका नाम आता है? चार्ल्स मैसन जी का आता है, चार्ल्स मैसन। अच्छा, ये कब देखे थे? तो जनरली 1826 में इन्होंने सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किया। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज अगर किसने किया था तो वो किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने 1826 में खोज किया था। अर्थात जनरली 1826 का समय था और इन्हें कुछ प्राप्त हुआ, ऐसी ईंटें प्राप्त हुई कहीं खुदाई पर, तो इन्होंने पहली बार जानकारी दी कि देखो यार यहाँ पे कुछ नीचे मिल रहा है। आज भी देखते होंगे सोना गहना मिल जाता है कभी कभी किसी के जमीन में, तो वैसे उन्होंने बोला कि यहाँ पर ईंटें वगैरह मिल रही हैं, अर्थात यहाँ पे शायद लोग रहा करते थे। तो इस हिसाब से पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया। दूसरी जो है, इसका सर्वेक्षण किसने किया है? तो अलेक्जेंडर कर्लिंघम ने किया है। अलेक्जेंडर कर्निंघम। इन लोगों का नाम भी बड़ा खतरनाक होता है, कर्निंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने ये 1853 से लेकर के 1856 के बीच सर्वे किया था। 1853 से लेकर के 1856 तक इसका सर्वेक्षण किया था। अब जब इन्होंने सर्वेक्षण किया तो इस सर्वेक्षण के बाद बोला कि ये कुछ नहीं, ऐसे ही है, इन्होंने महत्व ही नहीं दिया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि किस इतिहासकार या भूगर्भ वैज्ञानिक ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण तो किया किंतु इसे किसी भी महत्व का नहीं बताया। तो यह कौन था? ये अलेक्जेंडर कर्निंघम है। कहा जाता है कि जनरली इसको पता चल गया अलेक्जेंडर कर्निंघम को कि यहाँ पर हम लोगों का विकसित यहाँ पे नगर है, क्योंकि ईंट का जो पक्की ईंट है इसका प्रयोग आज भी अगर आप देख लो तो 20 साल पुराने चले जाओ समय में तो गांव में कच्चे मकान ही मिलते थे। आज भी गांव में जाओगे कच्चे मकान मिलेंगे, और पहले आज से 20-50 साल पहले जाओगे तो कच्चे ही मकान ज्यादातर हुआ करते थे। तो ये बोला कि यार इतना पुराना अगर सभ्यता मिल रही है, इसमें पक्की ईंट है, तो मतलब ये होगा कि भारत बहुत पहले से ही यहाँ पे अच्छे नगरी लोग थे। तो वो जनरली इस बात को दबाने का प्रयास किया, ज्यादा महत्व नहीं दिया। फिर इसके बाद में 1856 में ही बर्टन बंधु आते हैं। दो भाई रहते हैं बर्टन बंधु। दो भाई कौन कौन से रहेंगे? तो एक का नाम रहेगा जॉन बर्टन और एक का नाम रहेगा विलियम बर्टन। इन्होंने 1856 में ये जानकारी देते हैं अंग्रेज सरकार को जानकारी देते हैं। अच्छा, हुआ क्या था कि लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच, तो खुदाई के समय वहां पे कुछ ईंटें बड़ी मात्रा में मिली। तो ये किसने देखा? बर्टन बंधुओं ने। और बर्टन बंधु जो थे, एक का नाम जॉन बर्टन था, एक का नाम विलियम बर्टन था। इसने जो है जानकारी अंग्रेज हुकूमत को देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता जरूर रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा पर यहाँ पर ईंटें मिल रही हैं। अच्छा, ये पता चला तो अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर एक भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 1861 में भू सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना करते हैं। ये बोला गया कि भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं, बोलते हैं कि चलिए अब एक हम अलग से संस्थाएं बना देते हैं जो कि इसका बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से इसका अध्ययन करेगी। तो ये हो गया भू सर्वेक्षण विभाग जो है वह कब बनाया गया? 1861 में। यहां तक चीजें हो गई। तो लगभग यहां से 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला जो है वह किसने खोजा? चार्ल्स मैसन ने खोजा। सर्वेक्षण किसने किया? तो सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कर्निंघम ने किया। अच्छा, अंग्रेजी सरकार को जानकारी किसने दिया? बर्टन बंधुओं ने दिया। एक का नाम जॉर्ज बर्टन और एक का नाम विलियम बर्टन था। ये कब? 1856 में।
कब दिया था? लाहौर से कराची के बीच खुदाई में जो रेलवे बिछाई जा रही थी, तो खुदाई में इनको जानकारी मिली। अच्छा, भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है? 1861 में हो जाती है। फिर ये समय आगे बढ़ता रहा और भू सर्वेक्षण जो विभाग है, इसे भूमि सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं। भूमि सर्वेक्षण विभाग, भूमि सर्वेक्षण विभाग। अच्छा, इस जो विभाग का अध्यक्ष कौन बनता है? अध्यक्ष बनता है जॉन मार्शल। अध्यक्ष जो बनेगा वह कौन बनेगा? जॉन मार्शल बनता है, जॉन मार्शल। अब जो जॉन मार्शल है, यह जनरली सिंधु घाटी सभ्यता को देखा तो ये बोला कि ये तो सभ्यता अनुमान बताया, बोला कि ये लगभग 3200 बीसी से लेकर के और 2750 बीसी तक है। ये क्या बताया सिंधु घाटी सभ्यता को? बोला कि ये लगभग जो है 3200 बीसी पुरानी से लेकर के 2750 बीसी पुरानी यह सभ्यता है। ये इसका मत है, जबकि एनसीईआरटी और C14 जो है वो लगभग किसको मानती है? तो 2500 बीसी से लेकर के 1750। बट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कितनी पुरानी है, तो मत भी पूछ लेता है ना बड़े एग्जामों में, तो उनके हिसाब से 3200 से लेकर के 2750 बीसी तक ये सभ्यता है। ठीक है। अच्छा, फिर जॉन मार्शल ने 2 लोगों को नियुक्त किया। 2 किन किन लोगों को नियुक्त किया? एक निर्देशन दिया, एक का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है। 1921 में इनको निर्देश दिया गया, अच्छा, खोदने के लिए। एक जगह की खुदाई दिया गया, किस क्षेत्र में? हड़प्पा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में प्यारे साथियों? हड़प्पा क्षेत्र में। हड़प्पा क्षेत्र में इन्हें जनरली ये दिया गया कि जाइए आप हड़प्पा वाले क्षेत्र में खुदिए। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने नियुक्त किया राखलदास बनर्जी को। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इन्हें दिया गया, बोला गया ये 1922 का समय ले लेते हैं। बोलते हैं जाइए आप जो है खोज करिएगा मोहनजोदड़ो की जगह पे। तो ये कहां पर आते हैं? मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में इनको भेजा जाता है, मोहनजोदड़ो। तो ये जो दोनों है वह कुछ लोगों को लेते हैं साथ में। अच्छा, 2 को निर्देशन देते हैं। एक जॉन मार्शल अध्यक्ष रहेंगे भू सर्वेक्षण विभाग के, दयाराम साहनी, और दूसरा नियुक्त करते हैं राखलदास बनर्जी। भाई ये क्षेत्र बांट देते हैं, बोले कि जाइए आप हड़प्पा वाले क्षेत्र में आप खोज करिए, और राखलदास बनर्जी को बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र में जाइए आप खोज करिए। ये दोनों लोग करते क्या है? ये दोनों लोग कुछ मजदूर एकत्रित करते हैं, ऐसे ही देखो मजदूर एकत्रित करते हैं और चल देते हैं खुदाई के लिए। बोलते हैं जय श्री राम महाकाल का नाम लेकर के, और खुदाई में निकल पड़ते हैं कि देखते हैं यहाँ पर कितनी ईंटें प्राप्त होती हैं, क्या क्या प्राप्त होती है। सबसे पहले तो दयाराम साहनी 1921 में ही लग गए थे, जब इन्होंने बहुत ही शानदार, इसका अध्ययन होता है, ये नहीं कि आंख बंद करके खुदाई किए, अच्छे से इन्होंने खुदाई किया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही शानदार एक नगर मिल रहा है। ये नगर कहां पर है? सबसे ऊपर है ये नगर की फोटो। उन्होंने इस तरह से खुदाई किया, बोला क्या शानदार नगर मिल रहा है। तो पहला जो है सभ्यता कौन सी खोजी, या पहला जो नगर खोजा गया हड़प्पा है। देख रहे होंगे कितने शानदार यहाँ पर रोडें हैं, बहुत ही शानदार सीधी रोड है, इस तरफ भी मकान है, इस तरफ भी मकान है, और सबका जो गेट है वह किस तरफ खुल रहा है? पीछे की तरफ इनका गेट खुल रहा है। चलिए, तो सबसे पहला नगर अब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में। ठीक है। अब हमें नगर अलग अलग से पढ़ा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो जनरली सिंधु घाटी सभ्यता में पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, और सबसे दक्षिण में कौन है। तो अगर हम बात करें कि सबसे अगर पूर्व में बोलेगा तो ये आलमगीरपुर पड़ता है। क्या? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये कहां पर है? तो ये यूपी में है। किस नदी के किनारे है? ये भी पूछता है प्रश्न। तो हिंडन नदी के किनारे है। मतलब कहने का मतलब हिंडन नदी कि अगर सबसे पूर्वी जो स्थल मिला है तो सबसे पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है और हिंडन नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी में क्या मिला है? तो सूतकांगडोर मिला है, सूतकांगडोर मिला है, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये जनरली दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। अब सूतकांगडोर है कहां पर? तो ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? ये सूतकांगडोर पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। सबसे दक्षिण में क्या मिला है? तो सबसे दक्षिण में दाइमाबाद मिला है, दाइमाबाद। ये दाइमाबाद है कहां पर? तो महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है? तो प्रावरा नदी के किनारे है। प्रावरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। तो चाहे गोदावरी नदी बोलेगा चाहे प्रावरा नदी, दोनों सही होता है।
और सबसे उत्तर में मांडा मिला है। मांडा, मांडा जो है वह किस नदी के किनारे है? तो ये चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे है, जो कि ये कहां पर है? तो जनरली जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलता है मांडा। तो ये इसका सबसे उत्तरी छोर मांडा है, सबसे दक्षिणी छोर दाइमाबाद है, सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी छोर जो है वह सुतकांगडोर है। ठीक है, चलिए और कौन कौन से शहर मिले हैं ये चीज ध्यान लिखते हैं। तो कितने स्थल खोजे गए हैं? तो स्थल तो 2800 खोजे गए हैं। स्थल कितने खोजे गए हैं? 2800 स्थल खोजे गए हैं। तो आप चाहे आईएएस की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप 2800 स्थल नहीं पढ़ पाएंगे। जनरली 10-12 ही स्थल के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां से प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम कुछ स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जनरली पाकिस्तान में सबसे पहले जो खोजा गया, इस स्थल का नाम क्या था? हड़प्पा था। क्या नाम था? हड़प्पा था। ठीक है, पहला कौन खोजा गया? हड़प्पा। फिर यहाँ पर ये रावी नदी के तट पर है। फिर यहाँ पर जो है इसके ऊपर मोहनजोदड़ो को खोजा गया। मोहनजोदड़ो को खोजा गया, मोहनजोदड़ो। फिर इसके बाद पाकिस्तान में ही चन्हुदड़ो को खोजा गया, चन्हुदड़ो को खोजा गया। यहाँ पर हमने बताया है कि सुतकांगडोर है। यहाँ पर सुतकांगडोर है, सुतकांगडोर है। यहाँ पर कोट दीजी है, कोट दीजी है। ये सब कहां पर है? तो पाकिस्तान में क्षेत्र है। तो बोलिए साथ साथ में कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजी और सुतकांगडोर। ये सब कहां पे स्थल मिले हैं? तो पाकिस्तान में ये स्थल मिले हैं। ऐसे ही अब भारत में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो भारत में अगर हम बात करें कि यहाँ पर पंजाब में रोपड़ मिला है। किस नदी के किनारे? तो रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे है। फिर हरियाणा वाला क्षेत्र आएगा, तो हरियाणा में राखी गढ़ी मिलता है, राखी गढ़ी मिलता है, राखी गढ़ी। और हरियाणा में ही एक और स्थान मिलता है जिसका नाम है बनवाली है। क्या नाम है? बनवाली। दो क्षेत्र कहां पर हैं ये? तो ये जनरली मिलते हैं आपके हरियाणा में मिलते हैं। दोनों किस नदी के किनारे हैं? तो द्वसदती नदी या इसे सरस्वती, जो कि अब इस समय विलुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि पहले यहाँ पे सरस्वती नदी थी। तो इस नदी के किनारे यह स्थित है। दो स्थल। फिर राजस्थान आता है। तो राजस्थान में जो है वह कालीबंगन है। कौन सा स्थान है? कालीबंगन स्थान है। तो कालीबंगन स्थान कहां पर है? ये जनरली राजस्थान वाले इलाके में है और ये घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, अब गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। इसमें से जो है वह कौन सा स्थल है? तो मुख्य रूप से लोथल आपको याद रखना है। ठीक है, और धौलावीरा याद रखना है, धौलावीरा याद रखना है, धौलावीरा याद रखना है। और एक याद रख सकते हो तो रंगपुर आप याद रख सकते हैं, रंगपुर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं या कुछ स्थल हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन स्थलों को पढ़ेंगे, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्थल है, इसका नाम है गडेरी वाल। क्या नाम है? गडेरी वाल। गडेरी वाल कहां पर है? तो गडेरी वाल पाकिस्तान में है। ये सबसे बड़ा स्थल है। अगर हम पूछे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है, ये तो ओवरऑल पूरा हो गया। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है वह कौन सा है? राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। अभी तक पहले जो है आप पुरानी किताबों में धौलावीरा पढ़ते हैं, तो धौलावीरा पहले था। अब धौलावीरा के बाद राखी गढ़ी का कुछ और क्षेत्र का विस्तार हुआ है और खुदाई हुई है, तो राखी गढ़ी और बड़ा मिला। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो है वह भारत में स्थल है, वह कौन सा है? राखी गढ़ी हो जाता है। अच्छा, ये चीजें हो गया। इसके बाद अगर पूछेगा कि बंदरगाह वाला क्षेत्र कौन सा है या बंदरगाह स्थल कौन सा है, बहुत बार पूछा गया है, वह कौन सा है? लोथल है। कौन सा है? लोथल है। पूछेगा सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? प्राचीन स्थल, सबसे प्राचीन, इनमें से सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो ये भिरंडाना है। कौन सा है? भिरंडाना है। ये कहां पर है? तो ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। लगभग इसकी जो खोज हुई है वह कब हुई है? 2014 में इसकी खोज की गई है। और ये जो लगभग ये कार्बन डेटिंग पद्धति से ये किया गया कि 7500 BC पुराना यह स्थल है। अभी तक तो हम लोग 2500 से पढ़ रहे हैं, 2500 BC, बट भिरंडाना 2014 में खोज हो गई। ये सबसे प्राचीन है। इसका लगभग
कार्बन डेटिंग में ये पैमाना आ रहा है कि ये 7500 BC पुराना है। तो ओवरऑल सबसे पुराना भिरंडाना पूछेगा तो भिरंडाना सबसे बड़ा गडेरीवाल है और भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। और बंदरगाह बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जो बंदरगाही स्थल है वह कौन सा है? लोथल है। तो चलिए अब सबसे पहले कौन सा स्थल है? हड़प्पा है, और हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की जो खोज है वह दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो ये 1921 में इसकी खोज इन्होंने किया था। 1921 में इसकी खोज किया। अच्छा, क्या क्या यहां से मिला है? तो ग्रिड पद्धति से बना नगर है, मतलब बहुत ही शानदार नगर है। मतलब कुछ इस तरह से ग्रिड पद्धति, मतलब सीधा सीधा इस तरह फिर घर बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रिड पद्धति से बना नगर है। 100 दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ पे जो लोगों को दफनाया जाता था जनरली, इसके साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर अन्नागार मिला है। अन्नागार कैसे मिला है? तो जो अन्नागार है वह लगभग 6 अन्नागार मिले हैं। कितने? मतलब है तो टोटल 12, बट इस तरह से मिले हैं, ऐसे बना देते हैं 3, 4, 5 और 6। ऐसे यहां पर भी 6 मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 करके समानांतर 2 मिले हैं। और दोनों का जो गेट था वह किस तरफ खुला है? ये सिंधु नदी की ओर खुला हुआ है। सिंधु नदी की ओर खुला हुआ है, तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ से जो अन्नागार मिले हैं तो यहाँ से अन्न निकाल करके और सिंधु नदी के रास्ते जनरली ये व्यापार किया जाता था इससे। तो यहाँ से अन्नागार मिला है। कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। सुरक्षा तो दुर्ग है, तो सुरक्षा दुर्ग का नाम माउंट एबी रखा गया। कौन, किसने रखा था? तो व्हीलर नामक एक विद्वान ने क्या नाम रखा है? माउंट एबी। जनरली 2 टीले थे, अभी हमने आपको बताया 2 टीला था, एक पश्चिमी टीला है और एक पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला का जो दुर्ग था इसका नाम क्या रखा गया है? तो माउंट एबी रखा। माउंट एबी ये किसने नाम रखा? तो ये व्हीलर नामक एक इतिहासकार है, इसने ये रखा। जबकि पूर्वी टीला को जो है वह माउंट एफ रखा गया। अगर आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं माउंट एफ, बट माउंट एबी प्रश्न पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। RS 37 कब्रिस्तान, मतलब जनरली ये बोला गया कि इसमें 37 कब्रिस्तान मिले हैं, तो इसलिए इसे RS 37 नाम दिया गया। एक सिंगी वाली मोहर मिली है, मतलब एक ऐसा जानवर है जिसको आज तक किसी ने व्याख्या नहीं कर पाई कि एक सिंगी वाला जो जानवर है यह कैसा जानवर है और ये अभी तक क्यों किसी को नहीं दिखा है। दिखा देते हैं, हमने फोटो भी ले रखा है। ये देखिए एक सिंगी वाला जानवर है, इसकी मोहर भी मिली है। अब देख रहे हो एक सींग है इसमें, पता नहीं ऊपर क्या लिखा है। ऐसा जानवर अभी तक किसी ने देखा नहीं है। इतिहासकार भी मानते हैं कि बड़ा अजीब जानवर है, शायद पहले रहता रहा होगा, विलुप्त हो गया है। तो ठीक है, ऐसे हो सकता है। चलिए, एक सिंगी वाला जानवर, तो ये हड़प्पा के बारे में था। अगला जो नगर आता है, थोड़ा हम लोग और जल्दी चलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया है। राखलदास बनर्जी ने किया है। राखलदास बनर्जी ने किया है। और ये कब किया है? 1922 में किया है। इसे सिंधु घाटी का बगीचा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी का बगीचा अगर बोलेगा तो किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का जो इसका अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हड्डियां पाई गई हैं, मतलब और हड्डी जो है वो टूटी फूटी हड्डी है। तो ये माना जाता है कि इन लोगों को किसी ने आकर के मारा था। मारने के कारण जो है मोहनजोदड़ो में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इनको आकर के मारा गया और ये लोग मर गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है किसी की हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। तो कहने का मतलब है कि आखिर टूटा कैसे है? कोई इन्हें मारा ही होगा। अच्छा, इनके पास कोई हथियार नहीं, इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं है, लोहा का ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए माना जाता है कि इन्हें ही कोई मारा होगा, ये किसी को नहीं मारे होंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है। यहाँ पे भी अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। और विशाल अन्नागार बोलेगा तो मोहनजोदड़ो बोलेंगे। विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। स्वास्तिक जो चिन्ह बनता है इसका साक्ष्य जनरली कहाँ से मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। नर्तकी जो है ये किसकी बनी हुई है? कांसे की बनी हुई नर्तकी है। कांसे की बनी हुई नर्तकी है जो कि मोम से पिघला करके ऊपर से बनाई गई है। पशुनाथ की मोहर है और दाढ़ी वाले बाबा।
ये चीजें याद रखना है। हम यहाँ पे साक्ष्य भी रखें, आपको हम साक्ष्य भी दिखाते चलेंगे कि कहाँ पर विशाल स्नानागार है। देख लो आज हम लोग जो जिसे हम स्विमिंग पूल कहते हैं, ये लोग कितनी बेहतरीन स्विमिंग पूल थी। और स्विमिंग पूल देख रहे होगे, 1 सीढ़ी 2 3 4 5 6 7 8 9 सीढ़ियां थी, इस तरफ से भी 8 9 सीढ़ियां थी। तो जनरली ये उत्तर दक्षिण साइड में ये एक इस तरफ से भी लोग आते थे और यहाँ पे स्नान करते थे, इस तरफ से भी लोग आते थे और ये स्नान करते थे। तो यहाँ पर विशाल स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। और किसका साक्ष्य मिला है, तो मोहनजोदड़ो के बाद नर्तकी, देख रहे हो एक नचुनिया है, ये नाचने वाली महिला है जो कि इस तरह से किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन में खड़ी है ऐसे करके। और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे चूड़ी पहनी हुई है इस हाथ में, और इस हाथ में पूरा चूड़ी पहन करके रखी है। ठीक है, तो इस तरफ कितनी चूड़ियां, 24 चूड़ियां हैं, और इस तरफ जो है वो कितनी चूड़ियां हैं, 4 चूड़ियां हैं, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे पहनी हुई है। ठीक है, बहुत बारीकी से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, बट वनडे एग्जाम में इतना बारीकी से नहीं प्रश्न पूछता है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर केस में ऊपर ऊपर से पूछ करके आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज मोहनजोदड़ो का आपको ध्यान रखना है। अगला जो है वह लोथल। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है, तो जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है। इसके पहले भी कोई शहर होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं। लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है, तो ये जनरली भोगवा नदी के किनारे है, और ये कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान में है। अच्छा, दोनों का अगर रिवर की हम बात करें, रिवर भी जरूरी हो जाता है, तो रिवर कौन कौन सी है, तो हड़प्पा जो है वह किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के ध्यान रखिएगा, रावी नदी के बाएं तट पर, यह भी प्रश्न पूछा गया है, रावी नदी के बाएं तट पर है। अच्छा, अगर हम सिंधु घाटी की बात करें, सिंधु घाटी जो सभ्यता में मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, यह सिंधु नदी के तट पर विकसित है। ठीक है, नदी में हमने लिख दिया। भोगवा जो है वह कहां पर, ये भोगवा नदी के तट पर और गुजरात राज्य में है। यहां से 2 चीजें याद रखनी है कि बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ये लोथल से मिला है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक अगर बोलोगे स्थल कौन सा है, तो व्यापारिक स्थल लोथल होगा। और यहाँ पे फारस की मुहर का भी साक्ष्य मिला है। तो इससे ये मतलब होता है कि जो लोग जनरली मेसोपोटामिया से इनका अच्छा संबंध था और ये लोग व्यापार करते रहे होंगे। ठीक है, अगला है कालीबंगन। कालीबंगन हो गया। कालीबंगन का आपको ये नहीं याद रखना है कि इसकी खोज किसने किया है, बस इतना ध्यान रखना है कि किस नदी के तट पर है, तो ये घग्गर नदी के तट पर है। कहां पर है, ये राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है। क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो अग्निकुंड मिला है, चूड़ी का कारखाना मिला है, चूड़ी का कारखाना, जुता हुआ खेत, अलंकृत जो ईंटें हैं इसका साक्ष्य मिला है, जुता हुआ खेत है, चूड़ी का कारखाना है, और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा, ये प्रश्न पूछा गया है कि सुरकोटदा कहां पर है, ये सुरकोटदा जो है गुजरात में है। कहां पर, गुजरात। अच्छा, कंफ्यूजन बच्चों को होता है, एक है सुतकांगडोर। सुतकांगडोर कहां पर है, वो पाकिस्तान में है। और सुरकोटदा कहां पर है, तो सुरकोटदा जो है ये कहां पर है, गुजरात में है। 3 स्थल है, एक जो है सुतकांगडोर, बच्चों को थोड़ा जरूरी हो जाता है, सुतकांगडोर। सुतकांगडोर कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में है। अगर कोट दीजी बोला जाए तो कोट दीजी भी कहां पर है, तो कोट दीजी भी कहां पर है, पाकिस्तान। एग्जाम में पूछ लेता है कि कोट दीजी की कहां पर है, तो 4 ऑप्शन में रहता है, तो ये पाकिस्तान में है। और सुरकोटदा कहां पर है, तो ये जनरली कहां पर है, गुजरात में है। तो आपका कोई डाउट नहीं होगा, यहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा, चनहुदड़ो और रोपड़ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। चनहुदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। और ये कहां पर है, तो ये जनरली पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान। इसके खोजकर्ता पूछा गया है, इसका खोजकर्ता गोपाल मजूमदार है, गोपाल मजूमदार है, मजूमदार। अच्छा, इसकी खोज कब की गई है, तो ये इसकी खोज जो है वह 1934 में, सर्वेक्षण तो 1931 में होता है, बट इसकी खोज जो खुदाई हुई 1934 में हुई। क्या क्या यहाँ पर मिला, तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। मन के बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से मिला है। वक्राकार ईंटा, जनरली जो ईंटें थी वह कैसी थी, वक्राकार ईंटें यहाँ पर से मिली है। बिल्ली का पीछा करता कुत्ता, मतलब देखो आगे आगे बिल्ली के पाँव मिले हैं और पीछे पीछे जो है वह
कुत्ता के पांव मिले हैं, अर्थात बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य कहां से मिला है? चनहुदड़ों से मिला है। मेकअप किट जो महिलाओं का आज भी देख रहे होगे, दुनिया भर का एक ही बॉक्स, एक ही बड़ा डिब्बा रहता है, में 40 प्रकार के छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, और कभी पहले ये वाला उठा करके मुंह में लगाएंगी, फिर ये वाला लगाएंगी। उनका 20 प्रकार की तो जो है वो उसमें क्रीम रहती है, वो उसका कोर्स करती हैं और 10-10 हजार रुपए कोर्स का पैसा देती हैं। तो ये मेकअप किट वो आसान बात नहीं है। लड़कों का सही होता है, कुछ नहीं तो फेयर हैंडसम या फेयर लवली पाया, एक ठो लगा लिया, बहुत किया तो, नहीं तो वो भी नहीं लगाता है। तो मेकअप किट महिलाओं का प्राप्त हुआ है। एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। जनरली देखो सभी स्थलों में 2 टीले थे, दोनों टीलों को सुरक्षा दुर्ग था और खासतौर उच्च वर्ग में था, जबकि धौलावीरा में 3 टीले थे और एक ऐसा स्थान है जो चन्हुदड़ो, जहां पर कोई भी दुर्ग में जो भी टीला था उसके अगल बगल कोई दुर्ग नहीं था। ठीक है, सुरक्षा की कोई दीवार नहीं थी। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। यज्ञदत्त शर्मा ये कहां पर है? तो ये जनरली जो है ये आपका इसे क्या बोलते हैं? पंजाब। बताइए पंजाब कौन से स्थान पे है, कौन से राज्य में है? पंजाब में है रोपड़। किस नदी के तट पर? सतलज नदी। अगर नदी पूछेगा तो कौन सी नदी है? सतलज नदी है। कौन सी? सतलज नदी पर रोपड़ स्थल है। अच्छा, इसे सिंधु घाटी की संस्कृति की जानकारी मिलती है। जैसे कैसे यहाँ पे संस्कृति की जानकारी मिलती है कि लोग चीनी मिट्टी के बर्तनों का पता ये प्रयोग करते थे, तो जनरली ये बोला गया कि इनकी संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियां मिली हैं। ठीक है, और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वह कहां से मिला है? रोपड़ से। तो रोपड़ की खोज कब की गई अगर कोई पूछे, तो रोपड़ की खोज जो है वो 1953 में की गई है। ठीक है, किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा, इन्हें वाईडी शर्मा कहते हैं। तो कौन कौन से स्थलों का आपको ध्यान रखना है? हड़प्पा को ध्यान रखना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में ध्यान रखना है। और एक हो गया आपका चन्हुदड़ो, इसके बारे में ध्यान रखना है। चन्हुदड़ो के बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में रोपड़ से भी प्रश्न बनता है। रोपड़ कौन सा? रोपड़ के बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको लोथल के बारे में ध्यान रखना है और कालीबंगन के बारे में याद रखना है। और यही जो 6 शहर हैं ये मुख्य शहर होते हैं। और एक जो है याद रख सकते हैं धौलावीरा को भी, अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं। ठीक है, बकिया कितने स्थल हैं? 2800 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। क्षेत्रफल पूछता है, यही सब कॉमन प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये सब सारे फिगर हैं, देख सकते हो कुछ जो साक्ष्य हैं खुदाई में ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमने बताया भाषा कैसी थी, तो भाषा कैसी है? ये जनरली भाव चित्रात्मक भाषा है। यहाँ पे इस तरह से खुदाई हो रही है। ठीक है, पूरी चीजें हमने डिटेल में दिया है, तो उम्मीद करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगर ये पूरे स्थल हैं, अगर आप याद रख सकते हो तो इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, हमने बताया बड़ा स्थल, भारत में बड़ा स्थल, बंदरगाह स्थल, प्राचीन स्थल कौन कौन सा है, ये सबसे हमने सब सारी चीजें बताया। पूर्व सबसे उत्तरी छोर में मांडा है, सबसे दक्षिण छोर में दाइमाबाद है, पूर्वी छोर में आलमगीरपुर है और पश्चिमी छोर में सुदकांगडोर है। ये भी हमने बताया आपको। आगे हमने बताया भू सर्वेक्षण विभाग 1861 में बनाया गया, जिसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर कर्निंघम है। उसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर कर्निंघम है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई? पहले चार्ल्स मैसन ने खोजा, सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कर्निंघम ने किया, बर्टन बंधुओं ने सरकार को जानकारी दी, इसलिए 1861 में भू सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। इसके जब खुदाई हुई तो अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल। व्यवसाय क्या था? कृषि व्यापार था। देवता पशुपति और मातृदेवी, जिन्हें उर्वरता की देवी कहा जाता है। हमने बताया पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड था, जो बैल बोलते हैं। लिपि भाव चित्रात्मक थी और टीला 2 टीलों में बटा था। धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जो कि 3 टीलों में बटा था। दुर्ग किसमें जो घेराबंदी है वह किसमें नहीं थी? चन्हुदड़ो में नहीं थी। क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। स्थल 2800 खोजे जा चुके हैं। सर्वाधिक गुजरात में है। आज भी इस पे अध्ययन चल रहा है, आज भी खुदाई हो रही है, बट जनरली चैलेंज है कि वहां पे लोग रह रहे हैं, तो लोगों को हटा करके खुदाई करना थोड़ा सा मुश्किल है और
नहीं भी जरूरी भी इतना नहीं है कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, अब लोगों का घर उजाड़ करके थोड़ी ना आप साक्ष्य इकट्ठा करोगे। ठीक है, ये हो गया। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, समकालीन सभ्यताएं 3 थी। मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह फरात दजला और फरात नदी, चीन सभ्यता जो है वह हांगहो नदी के तट पर विकसित थी। ठीक है, ये सब अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, नगरी सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, बहुत सारा इसका नाम है। अगर आप याद रख सकते हो तो या ये भी याद रखो, सुमेरियन सभ्यता, ये सब क्या नाम है इसके? सुमेरियन सभ्यता, इसके सब क्या है? उपनाम है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आप देख पा रहे हो किस तरह से ये सब सिंधु घाटी सभ्यता जो है में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया है। आज भी आप घूमना चाहो तो इन स्थान पे जा करके आप बढ़िया से घूम सकते हो। ठीक है, ये इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार आकार है, हमने बताया भी। अच्छा, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो, अगर हम बात करें इसकी जो इस तरफ से लंबाई है, इस तरफ से ये अगर इसको लंबाई बोल लीजिएगा आप तो ये कितना है? तो ये लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखोगे तो ये 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर है, ये किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये चीज जानकारी चाहिए तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो बकिया उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको कंप्लीटली पढ़ाया है, कोई डाउट ना होगा। थोड़ा सा भले समय लगा, एक चीजों को 2-3 बार हमने बोलने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मिलते हैं वैदिक सभ्यता की क्लास में। जय हिंद।